हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है एक प्रैक्टिस सेट, यानी कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में लेमार्किज्म, डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। बेसिकली ये इवोल्यूशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिनसे कि हर बार हमारे टीजीटी एग्जाम्स में, पीजीटी के एग्जाम्स में, टीजीटी साइंस से इनफैक्ट, और कई सारे एलटी के, जीआईसी के एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किए। यदि आपने अभी तक वो सेशन नहीं लिए हैं तो जरूर ले लेना। आज हम इनका डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। क्योंकि देखो, यदि आप थ्योरी कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेशन लगाते हैं तो हर हाल में आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरी के साथ क्लियर होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। मैंने यहाँ उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, जो कि हमारे एग्जाम में अब तक इन टॉपिक से पूछे गए हैं, फिर जिनकी संभावना है बहुत ज़्यादा पूछे जाने की। तो बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझना है, विद एक्सप्लेनेशन चीज़ों को समझते चलेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है बेसिस ऑफ लेमार्किज्म, यानी कि जो लेमार्कवाद है उसका आधार क्या है। ऑप्शन हमसे पूछे गए हैं नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशंस, वेरिएशंस या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 1809 में, ईयर बिल्कुल याद रखना, 1809 में लेमार्क का पूरा नाम क्या है, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें वो उस बुक का नाम क्या था, फिलॉसफी जूलॉजिक, ठीक है। उसमें उन्होंने जैव विकास के बारे में अपने सभी तर्क रखे थे। इन्हें ही लेमार्कवाद के नाम से हम जानते हैं। बेसिकली मैं आपको बात बता दूं कि जो लेमार्किज्म है ये 4 मेन सिद्धांत पर काम करते हैं। सबसे पहले तो होता है आपका कि बड़े होने की टेंडेंसी जो होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से लेमार्कवाद में एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करा है, लेकिन फिर भी आज हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से हर एक सेशन को लेते हैं। सेकेंड चीज़ उन्होंने बताई थी कि जो इन्वायरमेंट है उसका बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तीसरी बात कही थी लेमार्क ने कि जो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ होना, उनका कम यूज़ होना, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। और फोर्थ बात उन्होंने कही थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जिसी को मेन लेमार्कवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो सबसे डी ऑप्शन, यानी कि हमारा डी ऑप्शन ही ठीक हो जाए, क्योंकि यही तो मेन आधार था लेमार्किज्म का, ठीक है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीज़ों से, क्योंकि करना इतना है सिर्फ कि पहले थ्योरी लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन लगाना है। कोई भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं जाएगी। यदि आप बिल्कुल ईमानदारी से सभी सेशन को लेते हैं ना, तो गारंटी है कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को करके आएंगे नेक्स्ट। अगर, क्योंकि देखो सिलेबस कहाँ से आएगा यार, सिलेबस तो वही है ना जो बोर्ड में दिखाया हुआ है, मतलब बताया हुआ है, या फिर जो हमारी बुक्स में है, उसके अलावा तो कुछ पूछा जाना है नहीं। फ़र्क बस इतना है कि पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए आपका, क्योंकि मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में एक PDF फॉर्म तैयार कर, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमसे मिस ना हो। तो इसलिए जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसे बहुत ईमानदारी से आप लिया करें। और आगे बढ़े उससे पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, लाइक करना और शेयर करना कंजूसी मत किया करो सब्सक्राइब करने में। आप लोगों का तो इतना फायदा हो रहा है, मतलब एक बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और सब्सक्राइब किया करो ताकि आप लोगों का फायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। सेकेंड क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोजेनेटिक लॉ, ये भी हमें पढ़ना है। ये प्रपोज किसने किया था, ये हमसे पूछा गया कि जो बायोजेनेटिक नियम है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड पूछा गया है कि बायोजेनेटिक नियम किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन गिवन है ईवी हैकल ने, परकिंजे, स्पेंसर या फिर विर्जो ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बायोजेनेटिक नियम जो है बेसिकली ईवी हैकल ने दिया था। हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बायोजेनेटिक नियम है क्या, मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि जो बायोजेनेटिक नियम है इसमें पता है क्या कहा गया है कि कोई भी जाति है, किसी भी जाति के जीव अपनी कौन से स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कोई भी जाति है उसके हर एक जीव अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनके जो पूर्वज होते हैं ना, उसी के जीवन इतिहास को दोहराते हैं। यही क्या कहलाता है, इसी को पता है उन्होंने क्या नाम दिया था, इसी को उन्होंने कहा था ऑन्टोजेनी। नोट करना, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। क्या है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। यही बात कही थी ईवी हैकल ने। इसी को बायोजेनेटिक नियम के नाम से जाना जाता है कि हर एक जीव अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने पूर्वजों के इतिहास को, जीवन इतिहास को दोहराते हैं, और यही विकास क्या था, बायोजेनेटिक लॉ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द लेटेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन इवोल्यूशन इज, यानी कि जैव विकास की व्याख्या करने वाला जो आधुनिक सिद्धांत है वो क्या है, मतलब किसने दिया बेसिकली। तो क्वेश्चन थर्ड की हम लोग बात करें जिसमें कि हमसे पूछा गया कि सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन गिवन है लेमार्किज्म है जो आधुनिक सिद्धांत है, डार्विनिज्म है, म्यूटेशन थ्योरी है, या फिर सिंथेटिक थ्योरी है। जैव विकास के आधुनिक संश्लेषण जो सिद्धांत है, सिंथेटिक थ्योरी को क्या कहते हैं, संश्लेषणात्मक थ्योरी।
इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी डॉब्जेंस्की ने, वो भी कितने में, 1937 में, ठीक है। और 1937 में नींव तो रखी थी, लेकिन उनकी मतलब एक बुक में उन्होंने इस सब बात को एक्सप्लेन किया था, और बुक का नाम था आनुवंशिकी और जातियों की उत्पत्ति, ठीक है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो बस यही है कि इसके अनुसार था क्या कि जो कोई भी जीव जाति है अलग अलग क्षेत्रों की आबादियों में प्रेजेंट रहते हैं, उन पर प्राकृतिक चयन का, जनिक अलगाव का, मतलब नई नई अनुकूल दिशाओं में की ओर मोड़ते रहते, जिससे नई जातियों का विकास होता रहता है। मतलब यही बताया था कि बेसिकली कि इफेक्ट, मतलब फैक्टर क्या क्या होते हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे मॉडर्न थ्योरी जो थी वो सिंथेटिक थ्योरी है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने क्वेश्चंस ठीक रहे, क्योंकि यदि आपने थ्योरी ली है ना, जितने भी सेशन मैंने बताए हैं उतने आपने लिए हैं, तीनों ही सेशन जो कि हमारे इवोल्यूशन की थ्योरी से थे, तो हर हाल में आपने हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक किया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे, क्योंकि अपने आप को एनालाइज भी किया करो ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म, यानी कि नव डार्विनवाद के अनुसार है क्या कि भाई विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए क्या चीज़ उत्तरदायी है। ऑप्शन गिवन है म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। नव डार्विनवाद मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करते हैं कि नव डार्विनवाद के अनुसार कोई भी जाति की जीव संख्या जो होती है, कोई भी जाति है उसकी जीव संख्या पर कई सारे जो फैक्टर होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, जैसे कि म्यूटेशन है, जैसे कि म्यूटेशन भी यानी कि उत्परिवर्तन में फर्क डालता है। दूसरी चीज़ नेचुरल सिलेक्शन भी उस पर इतना ही प्रभाव डालता है। तो दोनों ही चीज़ उत्तरदायी होती हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी, यानी कि बोथ ऑफ दीज, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपका इस रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की हम लोग बात करें। क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन 5 में हमसे कहा गया है कि द म्यूटेशन थ्योरी, यानी कि जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाई। सबसे मेन बात यही है कि जैव उद विकास की व्याख्या जो है ये किसने की थी, ह्यूगो डिवरीज ने, लुईस पास्चर, इरेस्मस डार्विन या फिर विलियम हार्वे। कल ही मैंने आपको म्यूटेशन थ्योरी बताई थी, उसका हर एक पॉइंट अपने आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था खुद को, हर एक चीज़ में आपको बताया था कि भाई क्या चीज़ कैसे है, कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो मैंने खुद आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से ली भी होंगे सेशन। तो म्यूटेशन की थ्योरी ह्यूगो डिवरीज ने दी थी, हमारा पहला ही ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें ह्यूगो डिवरीज के बारे में फिर बात कर लेते हैं। ह्यूगो डिवरीज बेसिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, ओइनोथियारा लेमार्कियाना एक प्लांट है, वाइल्ड प्लांट है, उसकी स्पीसीज पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। और इन्होंने कौन सी ईयर में ये सब चीज़ की थी, एक्सपेरिमेंट कौन से में किए थे, 1901, यानी कि 1901 की बात है सभी। तो म्यूटेशन थ्योरी उन्होंने दी थी। म्यूटेशन के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि भाई देखो जातीय लक्षण जो भी होते हैं उनमें अचानक से वंशागत परिवर्तन को ही ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन नाम दिया था, ठीक है। और ये जो म्यूटेशन होती है ना, ये मतलब कि यूजफुल भी हो सकते हैं और मतलब रिसेसिव यानी कि कोई प्रभाव भी नहीं हो सकता इनका, और बहुत ही हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज 1, यानी कि ह्यूगो डिवरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज, भाई जो उत्परिवर्तन है ये इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है ये बात हमें बतानी है कि इट कॉजेज रिकॉम्बिनेशन, यानी कि यह पुनर्संयोजन करता है, या इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशंस, या फिर ये नई विभिन्नताएं पैदा करता है, इट ब्रिंग्स अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट, यानी कि ये प्रकृति में संतुलन लाता है, या फिर इट स्टॉप्स द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि ये जीवन के लिए संघर्ष रोकता है। तो सबसे पहली बात आप अच्छे से समझते होंगे कि जब हमने म्यूटेशन की बात की थी तो सडन चेंजेस आते हैं, यानी कि वेरिएशंस आते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही होती हैं। तो बी ऑप्शन ही हमारा ठीक हो जाएगा। दैट मीन्स म्यूटेशन जब भी होता है तो इसमें क्या आते हैं, विभिन्नताएं लाता है, ठीक है, जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। वरना तो इवोल्यूशन होगा ही कैसे, सेम ही चीज़ें चलती रही, कोई चेंजेस नहीं होगा तो इवोल्यूशन किस बात का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग अगर बात करें, इसमें कि हमसे पूछा गया है डार्विन्स फिंचेस। डार्विन की फिंच जो है बेसिकली ये प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम, यानी कि जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच किस बात का प्रमाण देती हैं, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन गिवन है एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमसे राइट ऑप्शन हो जाएगा, जैव विकास के संबंध में जो डार्विन फिंच है बेसिकली ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रमाण देती हैं। डार्विन ने क्या देखा था कि जो गैलापागो द्वीप समूह, मतलब डार्विन फिंच बहुत सारे द्वीपों में फैली हुई थी, धीरे धीरे हुआ क्या था कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब खुद अडेप्ट करके नई किस्मों बदल गई थी वो, यही बात डार्विन फिंच कहते हैं। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका मेन प्रमाण देती है। तो हमारा सी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है मोस्ट कन्विंसिंग इन डार्विन्स थ्योरी इज, डार्विन के सिद्धांत में जो सबसे कन्विंसिंग बात रही वो क्या थी, मतलब किस बात से वो बहुत कन्विंस कर रहे थे, माल्थस के एसे से,
पॉपुलेशन से, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज से? देखो, वर्ल्ड सर्वे पर उनको हायर किया गया था, फ्लोरा और फाउना उनको देखने थे, बीगल मतलब जिस शिप पर वो जा रहे थे वो था, 5 साल के उनको हायर किया गया था। बेसिकली जब विश्व ब्रह्मांड से लौटे वो डार्विन, तो उन्होंने भूविज्ञान पर कई सारी पुस्तकें लिखी थी, साथ ही जीव जंतुओं की कैसे उत्पत्ति होती है इस पर भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने सोच विचार किया था। लेकिन वो इस दौरान किस चीज़ से प्रभावित थे, ये मेन बात होती है। इनके विचारों पर एक होता है लाइल, बायोलॉजिस्ट हैं लाइल, और दूसरे थे माल्थस। ठीक है, याद रखना है दोनों ही बायोलॉजिस्ट को, माल्थस और लाइल। ठीक है, तो माल्थस और लाइल इन दोनों के ही लेखों का उनकी जो सोच है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और इस सबसे बहुत प्रभावित भी थे। तो सबसे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज ए, यानी कि माल्थस के ऐसे, क्योंकि लाइल ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए माल्थस के ऐसे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है हु पब्लाइज द बुक, यानी कि ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन है 1859 में जो प्रकाशित हुई थी, ये बुक किसने छापी थी, यानी कि इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? ऑप्शन गिवन है लेमार्क, वेलिस, ओपेरन या फिर डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम होता है। तो चार्ल्स डार्विन ने भूविज्ञान पर कई सारी पुस्तकें लिखी थी और 1931 में बेसिकली मैंने अभी बताया था इनको HMS बीगल पे हायर किया गया था कि इनको सर्वे करना है। वहीं इन्होंने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में सारी बातें लिखी थी, 1859 जिसका प्रकाशन भी हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यही बात है और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, डार्विन नहीं किया था, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन क्या ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं, द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन मतलब कि विकास की इकाई क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है सिंपल सी बात कि पॉपुलेशन है विकास की इकाई, कम्युनिटी है, ग्रुप है, फिर स्पीसीज है। लैंगिक प्रजनन करने वाले जो भी जीव जातु हैं, जो भी जीव जंतु हैं, किसी भी आबादी के हों, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर सभी में मतलब कि विभिन्नताएं होती हैं। भाई कोई भी 2 भाई बहन यदि वो ट्विंस नहीं है तो क्या वो सेम होते हैं? नहीं ना। तो ये जो विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए मतलब कि विभिन्नताओं को देखते हुए ही पॉपुलेशन को ही जो मेन जीन उद्विकास की प्रक्रिया के लिए सबसे बेस्ट यूनिट माना गया था। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज, यानी कि जो जैव उत्परिवर्तन होते हैं इनका परम स्रोत क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हार्मोन एक्शन है, या फिर म्यूटेशन है? जैव उत्परिवर्तन यानी कि ऑर्गेनिक वेरिएशन का जो परम स्रोत है वो क्या होता है? वो म्यूटेशन होता है। ठीक है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखो सडन चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से वेरिएशंस आते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रही होती हैं। तो मेन स्रोत यही होता है म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आ चुके हैं। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरीके के क्वेश्चन जिनकी संभावना एग्जाम में आने की, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को, हर एक एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है हमने। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आ चुके हैं जिसमें कि हमसे पूछा गया है म्यूटेशंस आर मेनली, यानी कि जो उत्परिवर्तन होते हैं ये कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, रिसेसिव होते हैं, फिर डोमिनेंट होते हैं? जो उत्परिवर्तन है मोस्टली ज़्यादातर क्या होते हैं? ये होते हैं रिसेसिव, यानी कि जिनका कोई अप्रभावी, जिनका कोई असर नहीं होता। लेकिन ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली तो रिसेसिव ही होते हैं, यानी कि अप्रभावी ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि देखो जीन फॉर द एंट्री इन जीन पूल, मतलब कि जीन पूल अ म्यूटेशन मस्ट अकर इन, जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए, मतलब किस जगह होना चाहिए? सोमैटिक सेल्स में, जर्म सेल्स में, प्लाज्मा प्रोटीन्स में, फिर सोमैटिक डीएनए में। जीन पूल में एंटर करने के लिए जर्म सेल्स में ही उत्परिवर्तन होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बिकॉज इसे जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं और ये आनुवांशिक और वास्तविक दोनों ही तरह का उत्परिवर्तन होते हैं। आगे की पीढ़ियों में जिस सदस्य में उत्परिवर्तित लक्षण सबसे पहले दिखते हैं, जो भी म्यूटेशन सबसे पहले दिखाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं म्यूटेंट, यानी कि जिसके अंदर म्यूटेशन सबसे पहले दिखती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं म्यूटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन 14 जिसमें कि हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्कड ऑन ओइनोथेरा लेमार्कियाना, मतलब कि ऐसे कौन से बायोलॉजिस्ट हैं या फिर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि ओइनोथेरा लेमार्कियाना पर एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि काम किया था, जिससे अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था अपने मत को। तो वो कौन से हैं? तो वो होते हैं आपके ह्यूगो डी व्रिस्ट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही तो बताया था म्यूटेशन के बारे में, एक्सपेरिमेंट भी किया था, तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर हम लोग आ चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हमसे पूछा गया है फॉर द फर्स्ट टाइम हु एक्सपेरिमेंटली प्रपोज दैट लाइफ कुड अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि पहली बार किसने प्रायोगिक आधार पर यह बताया था कि जो नया जीवन है वो पहले से ही ऊपर से जो जीवन है उसी से आता है।
ऑप्शन गिवन है, एफ रेडी ने ये बात कही थी, रुडोल्फ विर्चो ने, या फिर चार्ल्स डार्विन या फिर एरिस्टोटल यानी कि अरस्तू ने। होता क्या है कि सबसे पहले जो फ्रांसिस्को रेड्डी हैं, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये बताया था कि जो नया जीवन होता है ना, वो पहले से ऊपर से जो भी जीवन है उसी से आता है। उसी के बाद जो रुडोल्फ विर्चो हैं, इन्होंने भी कहा था सेल का निर्माण पहले से ऊपर से सेल से होता है, तभी तो बात कही थी वो वाली ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने तो बताया था रुडोल्फ विर्चो ने, लेकिन इनके बाद बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ये मेरे को बताने की मत किसका था, तो रुडोल्फ विर्चो, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, लेकिन ये बात एफ रेडी के बाद कही गई थी, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एफ रेडी यानी कि फ्रांसिस्को रेड्डी। इसी के साथ हमारे टॉप 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं। फिर भी कोई आपके डाउट है इस रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।